हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा व्यस्त होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। फटाफट से एक बार आप लोग लाइव आइए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके। और जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अभी हम जब क्लास करवा रहे थे तो उसमें बोले थे कि 9 बजे से ये क्लास होगा, लेकिन जल्दी हो गया है ना। तो जल्दी हो गया तो सोचे कि जल्दी ही क्लास को करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे पहले लाइव आ जाइए। हीरो गुड इवनिंग, चलिए। प्रमोद, सूरज बहुत बढ़िया, बिंदास, प्रिंस, ज्योति, संतोष बहुत बढ़िया। आइए आप लोग लाइव, और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के काफी दमदार 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। अब हम लोग को बाबू पढ़ना क्या है? सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाबू क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है हमको, ठीक है। तो एक बार आप लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से आप लोग लाइव भी आ जाइए, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव भी आ जाइए, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कर लीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके, आपको सिंपल सा मैसेज करना है, ग्रुप का लिंक जाएगा, जबा दबा के आप ज्वाइन हो जाइएगा। और लड़कियों से निवेदन है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़कियों का ग्रुप और लड़कों का ग्रुप। तो लड़कियों के ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही जुड़ेंगी और लड़कों के ग्रुप में सिर्फ लड़के ही जुड़ेंगे, है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। भले ही लड़कियों के ग्रुप में, क्योंकि वो व्हाट्सअप चैनल है, उसमें नंबर वंबर किसी का कुछ नहीं दिखाता है, तो लड़की के ग्रुप में लड़का जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन लड़का के ग्रुप में भूल कभी लड़की लोग मत जुड़ना, ठीक है। नहीं तो लड़का सब बहुत खचड़ा होता है। लगता है एक एक जुड़ जाएगी लड़की, उसके पास लगेगा मैसेज करने, उसको परेशान करना। एक बहुत गलत बात है। आपके घर में भी माँ बहन है, बेटी बहन है, आपकी भी बेटी होगी कभी ना कभी, आपकी भी बहन है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा कि अगर कोई लड़की गलती से भी उसमें ज्वाइन हो जाए तो आप लोग परेशान करने लगे। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी सोचिएगा कि आपकी भी बेटी होगी और वो भी कहीं ना कहीं पढ़ेगी, आपकी भी बहन होगी, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ती है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से यही निवेदन है। चलिए तो आप लोग एक बार बता दीजिए सब चीज ठीक है। हम लोग 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए, जाइए आप आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, है ना। आप आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले लीजिए, नहीं तो एक व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बाबू पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्यों कितना लेट कर, लेट नहीं करना है, पढ़िए। कि देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है जो 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, और देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है ना। यानी हमसे साफ साफ बोला जा रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या, मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड बाबू हमारा क्या होता है, आपको पता है मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3, और क्या होता है Br। ये क्या है हमारा मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, तो प्यारे बच्चों सोडियम के साथ। तो जब हम लोग मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु लेंगे, है ना, मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु लेंगे और प्यारे बच्चों सोडियम के साथ, बोला गया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। साफ साफ इसमें बोला गया है कि इसको आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा इस अभिक्रिया में बन क्या रहा है। तो यहां से हमारा CH3, यानी ये हमारा क्या होता है R, और ये भी हमारा क्या हो गया R, यानी हमारा एल्केन बनता है। यानी क्या होगा, R का मतलब क्या याद रखना है कि CH3, और यहाँ पे हमारा CH3 बनेगा, ठीक है। जब CH3 बन गया तो प्यारे बच्चों जब R निकल गया तो बचा क्या, Na बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Na लिख देंगे। तो Na हम लिख दिए। उसके बाद से देखिए हमारा बोरमीन 1 और बोरमीन 2, यानी बोरमीन को बचा, 2 को बचा। तो जब बोरमीन के लिए 2 यहाँ पे देंगे तो सुनिए सोडियम भी 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 सोडियम हो रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 सोडियम दे देंगे। और इस अभिक्रिया को आप बताइए क्या कहते हैं। यही पूछा गया कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम साफ रिएक्शन देके जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने इसको बना दिया।
किसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड, यानी हमने मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में बाबू सोडियम के साथ जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बना, तो हमारा क्या बना प्यारे बच्चों, एल्केन बना, यानी C2 और H6 बना, है ना। ये क्या होता है, हमारा एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो बाबू इसी अभिक्रिया को हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि इसमें बोला क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाता है बाबू, इसमें ये नहीं बोला है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है बाबू। 2021 के एग्जाम में आया हुआ था आपका कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या होती है। तो हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बाबू यहाँ पे सोडियम के साथ कराया तो हमारा एल्केन प्राप्त हुआ, जिसमें प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, तो इसी अभिक्रिया को हमने कहा था वुड्स अभिक्रिया। तो साफ साफ लिख दीजिएगा कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो बाबू हमारा इथेन प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, C2H6 हमारा इथेन है ना, है तो इथेन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। वाह, सभी बच्चा एकदम आंसर पे, लाखों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चा एकदम आंसर पे ध्यान दे रहा है। वाह, सभी बच्चे लिखने में लगे। वाह चेला, गजब। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बाबू क्या बोला गया है कि अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3। बाबू अमोनिया को अच्छा लिगेंड क्यों कहा जाता है, कोई बच्चा बताएगा कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया को अच्छा लिगेंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है। अमोनिया यानी NH3 है ना, तो प्यारे बच्चों ये N है, इसके साथ को 3 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3 का हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें क्या होता है, तो आप बोलेगा सर इसके पास एक लोन पेयर होता है। बाबू अमोनिया को इसीलिए अच्छा लिगेंड कहा जाता है क्योंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो प्यारे बच्चों दूसरों को दान दे देता है, इसीलिए अमोनिया को एक अच्छा लिगेंड कहा जाता है। चलिए अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF से अधिक होता है ना, व्याख्या कीजिए। यानी NF से अधिक होता है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, N है, N के साथ 3 को फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है ना। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होगी, है ना। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप एक बात हमको बता दीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है बाबू क्या है, नाइट्रोजन ले ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? आप बोलेंगे नहीं, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन का आकर्षण किसके तरफ होगा, नाइट्रोजन के तरफ होगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ना, आपको पता है ना, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है हाइड्रोजन से। लेकिन प्यार बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि इसमें जो क्या होगा कि ये हमारा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या है, हमारा फ्लोरीन है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या होगा कि इसमें क्या होगा, μ1 मान लेते कि ये हमारा निर्जल जोड़ी μ1 है और ये हमारा हाइड्रोजन वाला μ2 है, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मान लेते ये हमारा μ1 है और ये हमारा μ2 है, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अब डेफिनेशन बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि बोला क्या जा रहा है कि NH3 में N हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। NH3 में N जो है हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए बाबू याद रखना कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, इसलिए मतलब याद रखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जबकि जो NF3 होता है ना, वैसी स्थिति में नहीं होता है क्योंकि बाबू नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन और ये इसको नहीं खींचता है। और यही कारण है कि क्या होता है प्यारे बच्चों कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF से अधिक होता है, आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट, आपको एकदम साफ तरीके से बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट आपका एकदम साफ बता दिया आपको, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइलेमिन से ज्यादा होती है क्यों। बाबू सबसे पहले यहाँ पे एनिलीन क्या होता है, तो बाबू हम क्या किए हैं, एनिलीन कैसे होता है आप लोग एक बार बताइए। ये हमारा क्या है, एनिलीन है। यहाँ पे क्या है, अगर NH2 जुड़ा है तो ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों लिखिएगा, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5
और क्या होता है NH2 होता है। ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो NH2 है ना, यह नाइट्रोजन पे क्या होता है, दो गो लोन पेयर होता है। ठीक है, आपको पता है बाबू, बोला गया हमसे कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइलेमिन से ज्यादा होती है। अब मिथाइलेमिन की फॉर्मूला क्या होता है, मिथाइलेमिन होता है हमारा CH3 और NH2 हमारा क्या होता है, ये मिथाइलेमिन होता है। और इसमें भी क्या होता है बच्चे, हमारा नाइट्रोजन के पास निर्जल जोड़ी होती है, अमोनिया के पास, पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन के निर्जल जोड़ी होती है। तो बाबू आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो एनिलीन है ना, इस एनिलीन से ज्यादा क्षारीय ये क्यों है, मिथाइलेमिन। आपसे क्वेश्चन यही बोला जा रहा है कि व्याख्या करे कि ये जो एनिलीन है ये हमारा मिथाइलेमिन मतलब एनिलीन है। बाबू याद रखना है कि मिथाइलेमिन से कम क्षारीय है, चाहे ये जो मिथाइलेमिन है एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखना है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि ये जो एनिलीन के पास जो इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है ना, ये जल्दी दान नहीं करता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ बनता है। जबकि ये जो मिथाइलेमिन है ना, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन का निर्जल जोड़ी होता है, ये किसी को दान दे देता है ना, आसानी रूप से दान दे देता है, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा बाबू, इसमें यही काम नहीं होता है, इसीलिए मिथाइलेमिन क्या होता है, ज्यादा क्षारीय हो जाता है। और प्यारे बच्चों एनिलीन जो होता है मिथाइलेमिन से कम क्षारीय होता है। क्लियर हुआ? आपको बता देना है, ठीक है। तनीषा बहुत बढ़िया। अमू राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। चलिए क्लियर हो गया ना। तो देखिए क्वेश्चन में यही है कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइलेमिन से पूछा जा रहा है कि कम क्यों है, यानी एनिलीन का क्षारीय शक्ति मिथाइलेमिन से कम क्यों है, यानी मिथाइल का ज्यादा होगा। तो लिखिएगा आप लोग साफ साफ कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइल एमीन से कम होती है, क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है ना, वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेती है एवं नाइट्रोजन परमाणु धन आवेशित हो जाता है, इस तथा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है। हमने आपको यही बताया कि बाबू ये क्या, बेंजीन रिंग में इसकी जो निर्जल जोड़ी होती है वो भाग ले लेती है और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर पाता है, जबकि ये क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होगी वो तो त्याग कर देगा। तो इसी कारण से क्या होगा कि जो मिथाइलेमीन होगा ना, एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग नहीं कर पाता है, इसीलिए जो मिथाइल एमीन में जो मतलब नाइट्रोजन परमाणु पे जो निर्जल जोड़ी होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देती है। यही कारण है कि बाबू याद रखना है कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइल एमीन से ज्यादा मतलब कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि डाउन विधि क्या है। तो प्यारे बच्चों डाउन विधि के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि डाउन विधि क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। क्या है बच्चे, क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे Cl ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है प्यारे बच्चों, तो आप बोलिएगा NaOH के साथ कराई जाती है ना। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि हमारा क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें क्या किया जाता है कि वायुमंडलीय दाब इसमें कितना दिया जाता है। याद रखना, अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आ जाएगा कि 300 वायुमंडलीय दाब, 300 वायुमंडलीय दाब होता है और इसकी जो टेम्परेचर होती है मान लीजिए कि 623 केल्विन तक होती है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप लोग एक बात का ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि यहां पे क्या किया जाता है, अभी आपको रिएक्शन बता रहे हैं, आपको समझाएंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बच्चे, तो हमारा बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, हमारा फिनॉल बन जाता है। यानी प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अभी समझ में आएगा सभी बच्चों को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये हमारा क्या, फिनॉल बन गया। और फिनॉल के साथ साथ प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, तो यहां पे आपको क्लियर कर लेना है कि देखिए, अब देखिए पहले डाउन विधि हम समझा देते हैं फिर रिएक्शन समझाते हैं। डाउन विधि क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया बाबू NaOH के साथ बाबू 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन के साथ इसको क्या किया जाता है, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको फिनॉल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन विधि कहते हैं,
है ना। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए, जब हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराया तो बाबू यहां पे एक बात आपको दिखी होगी, एकदम 100% आपको ये दिखा होगा कि यहां से क्या हुआ, यहां से प्यारे बच्चों क्या हुआ कि यहां से Na, यहां से देखिए Na, यहां से Na पे प्लस और Cl पे माइनस, क्या हो गया, ये यहां से चला गया, यानी हमारा क्या निकल गया, हमारा NaCl निकल गया। क्या निकल गया बच्चे, NaCl हमारा बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया ना। तो जब प्यारे बच्चों यहां से Na यहां से Cl निकल गया तो इस बेंजीन रिंग के साथ हमारा क्या जुट गया, OH जुट गया, और यहां से हमारा फिनोल बन गया, फिनोल बन गया। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डाउन विधि कहते हैं। समझ में आया ना, कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, NaCl तो बाहर निकल गया, तो बेंजीन रिंग के साथ OH जुटा यानी फिनोल प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों यही अभिक्रिया हमारी डाउन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, आई लव यू सर जी, आई लव यू टू बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो चले, बहुत बढ़िया, क्लियर, क्लियर बाबू, तनु बहुत बढ़िया, आज बोर्ड की चेला लाखों, बहुत बढ़िया, क्लियर 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 क्लियर, सौरभ क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझिए। अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आज अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी बच्चों के लिए कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है। वो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, मतलब एरिल हाइलाइड, चाहे बेंजील, मतलब याद रखना है कि हेलो बेंजीन की अभिक्रिया है ना, यानी हेलो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि जिसमें हेलो बेंजीन की दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमारा डाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है, डाइफिनाइल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ही ले लीजिए, कि जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा डाइफिनॉल बनता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग कहते हैं, आपको ध्यान में रखना कि फिटिंग अभिक्रिया। जैसे एक रिएक्शन देते हैं, आप लोग समझिएगा कि जब हम मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है ना, जब हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है बच्चे, आप बताइए फटाफट से, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु को किसके साथ, सोडियम के साथ, फिर एक हम क्लोरोबेंजीन लेंगे क्योंकि क्लोरोबेंजीन के दो अणु को लेना है, फिर हम यहाँ पे क्या किए, क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या किए, क्लोरोबेंजीन ले लिए। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सोडियम के साथ अब क्या किया जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो बाबू हमारा क्या बन जाता है, डाइफिनॉल बन जाता है। जैसे प्यारे बच्चों यहां पे याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, डाइफिनॉल, ये हमारा क्या है, डाइफिनॉल है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, डाइफिनॉल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डाइफिनॉल बन जाता है। और साथ में निकलता क्या है, हम आपको बताते हैं कैसे क्या निकलेगा, कैसे क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे याद रखना है कि जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहां से दो गो क्या हो गया, डाइफिनाइल बन गया। तो जब ये डाइफिनाइल बन गया तो हमारा क्या बचा, इधर इधर हमारा बचा Na, है ना, और Cl को गो है, दो गो है, तो यहाँ पे हम NaCl लिख देंगे, लेकिन Cl दो गो है, तो जब दो गो Cl कर रहे हैं तो हमारा सोडियम भी दो गो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो गो सोडियम भी कर देंगे। और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिंग अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है। फिटिंग अभिक्रिया क्या है, पता चल गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, अमू बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है ना क्लियर। बाबू ऐसे आपको सब्जेक्टिव कोई नहीं समझाएगा, इतना बात ध्यान में रखिए। जैसे आपको ऑर्गेनिक का सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, रिएक्शन दे देंगे, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं भी भटक लीजिएगा बाबू आप लोग, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा, क्लियर रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट का मतलब क्या बाबू, बेंजील हाइलाइट कोई भी ले लीजिए, शुष्क ईथर में सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो सजातीय यौगिक देता है। तो समान जाति का यौगिक दिया बाबू, क्या किया, समान जाति का यौगिक दिया, समान जाति का यौगिक दिया ना, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, एक मिनट रुक जाइए, हो सकता है सही हो जाए, नहीं तो फिर तो ऑफ करना ही पड़ेगा। हो गया सही, अरे यार कट गया क्या, नहीं 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 कटा है, चलिए
चलिए, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 6 नंबर। बाबू 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि H3PO2 एक क्षारीय अम्ल की तरह क्यों कार्य करता है, जो हाइपोफास्फोरिक अम्ल होता है। H3PO2 को क्या कहते हैं, हाइपोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। हाइपोफास्फोरिक अम्ल बाबू एक क्षारीय अम्ल की तरह कार्य क्यों करता है, यानी हमसे क्या लिखा गया है यहाँ पे H3, यहाँ पे PO2 लिखा गया है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि P के साथ क्या है, P के साथ प्यारे बच्चों याद रखना है कि हाइड्रोजन 3 को है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन 3 को दे देंगे, ठीक है। इधर एगो, एगो इधर दे देंगे, एगो इधर दे देंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके साथ ऑक्सीजन 2 को है, तो डबल बॉन्ड के साथ याद रखना है कितना, डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, ऊपर में एक ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन बचा तो हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दिए। तो बाबू हाइपोफास्फोरिक अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसकी संरचना है, तो ये क्या होता है, एकल भास्मिक होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोफास्फोरिक अम्ल एक अम्ल मतलब क्षारीय अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें प्रस्थापन मतलब प्रतिस्थापन योग्य एगो परमाणु होता है। एगो परमाणु यानी एगो OH जो होता है समूह, जो प्रतिस्थापन योग्य होता है, इसी कारण से। तो लिखिएगा H3PO2 एक क्षारीय अम्ल की तरह कार्य करता है क्योंकि इसके पास OH समूह के रूप में केवल OH समूह के रूप में एक प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसीलिए H3PO2 जो होता है क्षारीय अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला है कि हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य है। बाबू हाइड्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार आपको पता नहीं है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन पूछा कितना बार गया है ना। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है 2011, 12, 17 में कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन कौन से सदस्य आते हैं। बाबू हाइड्रोजन परमाणु यानी X यानी वर्ग 17 के तत्वों को, वर्ग 17 है ना, वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। और हाइड्रोजन में क्या होता है, हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, और लिख दीजिएगा ब्रोमीन आता है, और आयोडीन आता है। तो आप लिख दीजिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तत्व एक ही परिवार के सदस्य है। इन्हीं सब तत्वों में सम्मिलित रूप में हाइड्रोजन परिवार कहलाता है। तो सिंपल सा लिख दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कराना है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है 2011, 14, 21 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ओजोन के विरंजक गुणों को लिखे। तो ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। सबसे पहले जब O3 टूटता है तो क्या होता है, ये O2 बनाता है, और साथ साथ नवजात ऑक्सीजन भी एगो क्या कर देता है, बना देता है ना, ओजोन, है ना। तो लिखिएगा कि ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। पहला यहाँ पे गुण लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है। पहले लिखिएगा कि ओजोन एगो शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। दूसरा आप लिखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी जब O3 को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारा निकला, उसके साथ साथ एगो नवजात ऑक्सीजन का भी ये जन्म देता है। तो ये दो गुण हम लिख सकते हैं ओजोन का। ओजोन का सूत्र O3। ओजोन के दो विरंजक गुण लिखने हैं तो ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन भी पैदा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए कि संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करती है। यानी डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल फुल नहीं होता है ना, तो उसमें पूछा जा रहा है कि डी जो संक्रमण तत्व होते हैं क्यों ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कहने का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्यों, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, सिंपल सा कि जितने भी डी ऑर्बिटल के तत्व होते हैं उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग याद रखना है कि n-1 इंटू डी में तो जाता है, डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक तो जाते ही हैं, साथ में ns में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यही कारण है, बस इतना ही याद रखना है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है उसमें क्या होगा, ns में तो n-1 इंटू डी ऑर्बिटल में तो जाते ही हैं इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ ns कक्ष में n में जाते हैं, ठीक है, ns में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन आएंगे संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था बाबू क्योंकि इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग कक्षाओं में होती है। पहला होता है n-1 इंटू डी, और डी में आप कितना भर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक, और एस में 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब यहां आप देखिए कक्षों में संक्रमण तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इन कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए बंधन किसी भी ऊर्जा स्तर पर बन सकता है। परिणाम स्वरूप संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न होती है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मेन कारण यही है कि क्योंकि इसके मतलब इनके संयोजन की जो इलेक्ट्रॉन होती है दो अलग अलग कक्षाओं में जाती है, ठीक है।
क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है बाबू। बोला गया है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता जो होती है N2 की क्रियाशीलता होती है बाबू फास्फोरस से ज्यादा होती है। क्यों? P4 से ज्यादा क्यों? तो बाबू याद रखना है कि यहाँ पे फास्फोरस से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का क्रियाशीलता फास्फोरस की तुलना में भिन्न इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, उच्च आयन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। आपको पता है ना कि विद्युत ऋणात्मकता इसके लिए फ्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद से नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, ये सब अपने आवर्त सारणी के ऊपर रहते हैं और ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यानी जो सबसे ऊपर रहा विद्युत ऋणात्मक वो सबसे ज्यादा, यानी हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। डी कक्षा इसकी अनुपस्थित रहेगी बाबू, डी कक्षा में नहीं जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, नाइट्रोजन का 7। तो यहाँ पे 1s2 हो गया और 2s2 हो गया और 2p3 हो गया, है ना, 2p3 हो गया। डी ऑर्बिटल कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। नाइट्रोजन में p पाई यहाँ पे देखिए बहु आबंध बनते हैं जिनकी क्षमता होती है जो स्वयं तथा दूसरे परमाणुओं के साथ बना सकता है, यानी नाइट्रोजन में बोला जा रहा है कि पी पाई बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हमने बता दिया कि प्यारे बच्चों कितना आबंध बनता है, 3 गो आबंध बनता है, तो इसमें पी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग 4 लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, जो कि हमने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। 2024 और 2022 का क्वेश्चन है कि नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिनका अणु परमाणु है ना के बीच जो सहसंयोजन बल लगता है उसे हम लोग नेटवर्क ठोस दे। बाबू ये देखिए किताबी भाषा है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं बाबू, नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, तो सहसंयोजी ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है। जिनके अणु परमाणु आयनों के बीच कौन सा बल लगा रहे, जिनके अणुओं परमाणु और आयनों के बीच सहसंयोजन बंधन बल लगा रहे उसे हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, या उसे ही हम लोग सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे हमारा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आते हैं। क्वार्ज हो गया, ये सब नेटवर्क ठोस है। तो नेटवर्क ठोस आपको पता लग गया कि जिसके परमाणु अणु आयनों के बीच क्या रहे बाबू, सहसंयोजी बंधन बल लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क ठोस, या उसे ही हम लोग सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं। जैसे हीरा ग्रेफाइट हो गया, हमारा क्वार्ट्ज भी होता है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कहीं मच्छर उच्छर बैठ रहा है क्या जी? चलिए क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला कि ठोस प्रायः असंपीड्य होता है क्यों, ठोस प्रायः असंपीड्य होता है क्यों, यानी ये 2014 का क्वेश्चन है कि ठोस पे जितना भी आप दबाइए वो दबेगा नहीं, है ना। अब आप ईंट को पत्थर को जितना दबाइएगा वो दबेगा, भले टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। यानी ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं क्यों, क्योंकि उस पे प्यारे बच्चों उनके जो कण होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, उसको और पास नहीं लाया जा सकता है ना। जो ठोस के अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब आप उसको कितना भी प्रेशर देके ना उसको और नजदीक नहीं लाया जा सकता है। जबकि जो द्रव होता है अवयवी कण कुछ दूरी पे होते हैं जिसको दबा के हम लोग क्या कर सकते हैं, पास ला सकते हैं, गैस को पास ला सकते हैं, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि ठोस जो होता है ना, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, उसमें गैप नहीं होता है और उसको और नजदीक नहीं लाया जा सकता है। और यही कारण है कि ठोस जो हमारा होता है असंपीड्य होता है। तो लिखिएगा कि ठोस के अवयवी कण, परमाणु, आयन, ये अणु हो चाहे कुछ भी हो, प्यारे बच्चों मध्य दूरी बहुत कम होती है, इन्हें और अत्यधिक पास लाने पर इनके कणों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब्रों में प्रतिकर्षित मतलब प्रारंभ हो जाती है, अतः इन्हें और अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। यही कारण है कि ठोस हमारा क्या होता है, असंपीड्य होता है, ठोस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जुनेद खान सर जी आपका पुराना स्टूडेंट, जी जुनेद जी बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। आगे बढ़ जाइए। अगला कि हेनरी का नियम क्या है। प्यारे बच्चों हेनरी का नियम हमने आपको बताया था कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हमने आपको हेनरी का नियम क्या बताया था कि स्थिर ताप पे, ये हमारा मान लीजिए कि कोई द्रव है, ये हमारा क्या है कि ये कोई टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर, यहाँ पे हमने सिलेंडर लगा दिया है ना, स्थिर ताप है। यहाँ पे ताप क्या है बच्चे, ध्यान में रखिएगा कि ताप जो है हमारा स्थिर है। हेनरी का नियम आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना, ये रटना नहीं पड़ेगा। देखिए स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, अब इसमें क्या करना है, कोई गैस घोलना है ना, कोई गैस घोलना है ना।
स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी गैस का दाब P, C P समानुपाती होता है एक्स के। एक्स क्या है हमारा मोल प्रभाज है ना। यानी आपको ये याद रख लेना है प्यारे बच्चों कि याद रखिएगा कि हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप एवं दाब पे टेम्परेचर स्थिर है किसी द्रव में, ये क्या है हमारा द्रव है, तो स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी P समानुपाती क्या होता है x होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो P समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट लगाते हैं KH जो होता है हमारा हेनरी नियतांक होता है और x हमारा प्यारे बच्चों हो जाएगा, यानी P इक्वल टू KH x हमारा क्या हो जाएगा हेनरी का नियम हो जाएगा। और आपको पूरा स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर पूछेगा कि हेनरी का नियम क्या है तो लिखना है कि स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव में विलेयता किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि विलयन में गैस की मोल अंश उसके विलायक का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो सिंपल सा आपको लिखना है, यही है हमारा हेनरी का नियम। समझ में आ गया कि किस निश्चित ताप पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उसके दाब के क्या होती है समानुपाती होती है। ठीक है जी सर जी, जी सर जी। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन का मतलब क्या बढ़ा देना है ना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा दूध है, ठीक है, ये हमारा क्या है मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क है। मिल्क प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 103 डिग्री, मान लीजिए कि 103 डिग्री पे खोलता है, मान लीजिए कि 103 डिग्री पे खोल रहा है, मतलब एक मानिए कि हाँ ये जो दूध है, दूध हमारा खोलता है 103 डिग्री, यानी इसका क्वथनांक क्या है 103 मान लीजिए, है ना, चाहे 100.3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि करना, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि क्या होता है कि जब दूध है तो दूध हमारा 103 डिग्री सेल्सियस पर खोल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें इतना चीनी लाके डाल दिए, क्या करें बाबू एक मुट्ठी लाके क्या कर दिए चीनी डाल दिए। तो जब चीनी डाले तो यही दूध क्या हुआ 103 डिग्री सेल्सियस पे ना उबल के और ज्यादा इसको टेम्परेचर लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है टेम्परेचर में क्या हो रहा है उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक का उन्नयन, यानी टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। पहले 100 डिग्री मान लीजिए कोई पानी ही है, पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा था, इसमें हमने क्या किया कि इतना चीनी लाके डाल दिया, तो क्या हुआ अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ना खोल के 103 डिग्री 104 डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगा। तो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुई, तो इसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, याद कर लेना है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है कि किसी विलायक में जब कोई विलय मिला दिया जाता है तो विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया क्वथनांक का क्या होता है प्यारा बच्चों उन्नयन कहलाता है। और यही आपको क्लियर कर लेना है। क्लियर क्लियर हो गया चला एक बार बताइए, क्लियर हो गया एक बार बताइए। अरे यार कॉल कौन करता है, दिमाग खराब होता है क्लास के टाइम में, कॉल कौन करता है इतना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। अगला है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखे। देखिए बाबू ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फैराडे के प्रथम नियम को, वैद्युत अपघट्य के प्रथम नियम को। बाबू फैराडे ने अपना नियम क्यों दिया, बाबू आपने वैद्युत अपघट्य पढ़ा था, बाबू उसमें पढ़ा था आप लोग कि अगर हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो याद रखना है कि वैद्युत अपघट्य में आपने पढ़ा था कि ये हमारा मान लीजिए कि कैथोड हो गया, मतलब एनोड हो गया, और ये हमारा मान लीजिए कि कैथोड हो गया माइनस चार्ज। अब इसमें अगर हम लोग NaCl डालते हैं, है ना, जब NaCl वैद्युत अपघट्य कराते हैं बाबू, जब वैद्युत अपघट्य कराते हैं अगर हम इसमें NaCl को घोल देते हैं तो कितना मात्रा में इसमें इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन जमा होगा और कितना मात्रा में इस कैथोड पे हमारा सोडियम जमा होगा। इसके लिए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने नहीं बता पाए, लेकिन कितना मात्रा इस एनोड पे बाबू, कितना मात्रा इस एनोड पे क्लोरीन का जमा हो रहा है और कितना मात्रा इस कैथोड पे सोडियम का जमा हो रहा है, इसको बताने के लिए फैराडे ने दो नियम दिए, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम बहुत बार पूछा जाता है, तो हम आपको बता देते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं हमारा m होता है, ये समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। हमने आपको जो डायग्राम बताया था बनाया था उसमें हमने क्या बताया, उसमें हमने आपको ये बताया
कि जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। बाबू यहां पे फिर से फिगर समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा हो गया एनोड, है ना, और नीचे बनाने दीजिए, ये हमारा है प्यारे बच्चों, ये हमारा है एनोड, यानी ये प्लस चार्ज है, और ये हमारा है कैथोड यानी माइनस चार्ज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल है, और इसमें हमने क्या किया प्यारे लल्ला, यहाँ पे NaCl घोल दिया, और NaCl घोला, और जब प्यारे बच्चों इसको बैटरी की सहायता से हमने जोड़ा, है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की सहायता से हमने जोड़ा, विद्युत धारा दिया, तो ये NaCl टूट गया, Na पे प्लस आ गया और Cl पे माइनस, तो माइनस वाला किस पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, और प्लस वाला किस पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस पे या माइनस प्लस पे जाता है। तो इसी के नियम के लिए फैराडे साहब ने बताया था दो नियम, कि कितना मात्रा में ये एनोड पे क्लोरीन प्राप्त होगा और कितना के मात्रा में कैथोड पे सोडियम प्राप्त होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा था बाबू, इन्होंने क्या था कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है, यानी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा हम m मान लेते हैं, ये समानुपाती होता है कि इसमें आवेश कितना दिया गया है, यानी आवेश के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती q, है ना, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे याद रख लेना है, ये तो मिट जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, यहां पे याद रखना है क्या होता है, m समानुपाती क्या होता है q के, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है कि m है तो m है तो m, है ना, समानुपाती हटेगा को कांस्टेंट लगाएंगे z, और यहाँ पे क्या हो गया q हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिए m है तो m, पदार्थ की मात्रा क्या है m है, तो पदार्थ की मात्रा हमने m लिख दिया, और प्यारे बच्चों बराबर है तो बराबर z लिख दिया। अब आवेश इक्वल टू क्या होता है, तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा गुणे समय को हम लोग आवेश कहते हैं, तो q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, it लिख देंगे, यानी z और यहाँ पे I और यहाँ पे T, और ये हमारा क्या हो गया, फैराडे का प्रथम नियम प्राप्त हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है ना, ये फैराडे ने प्रथम नियम अपना क्यों दिया आखिर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, कि जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है, उसमें जितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसके समानुपाती होती है, जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला अगला तो है ही नहीं, 15 ही ना क्वेश्चन पढ़ाना था जी, अगला तो है नहीं, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पढ़ाना था अभी, आपको समझ में भी आया खूब बढ़िया से, है ना, और इतना इजी तरीके से आपको कोई बताएगा नहीं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आपसे यही निवेदन है बाबू, इतना मेहनत हम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग सपोर्ट करें, और आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना बच्चों बहुत जरूरी है, लाइक करना बहुत जरूरी है। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग, जुड़ जाइएगा। और सुबह में हम क्या करेंगे, मैथ का 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। बच्चों का डिमांड बहुत ज्यादा है कि सर मैथ का कुछ कीजिए, तो मैथ तो हम उतना पढ़ाते नहीं है, और तो मैथ मैथ का भी कुछ करना पड़ेगा ना, जो कि क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, तो बच्चों के जो बोलते हैं वो हम करते हैं, है ना। मसरक के विपुल बिट्टू, चलिए गुड नाइट गुरुजी। बाबू तनु, बात सही है सर जी, कोई इतना अच्छे से नहीं समझाता है, थैंक यू सो मच। आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा ना, आप लोग बहुत जगह, बच्चे बहुत जगह पे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों को पता लग जाता है कि कौन सा टीचर का समझाने का जो वे होता है किस प्रकार से होता है। यानी हम अपना बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में आ जाता होगा, है ना, हमारे समझाने से। चलिए अब सुबह में भी क्लास कराएंगे और 11 बजे भी क्लास कराएंगे, जितना क्लास हो सके, भले ही एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम दो टाइम हम लोग नया क्वेश्चन लाएंगे ना, उसको भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन। क्योंकि जब रिवीजन कराते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं। बाबू रिवीजन करना जरूरी है, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। एक ही क्वेश्चन को कैसे, एक ही क्वेश्चन को, जैसे भोजपुरी कोनो गाना आ गया खतरनाक, ऑर्केस्ट्रा में 2 बार बज गया, आप लोग लगते हैं सुनने सुनने में मजा आता है, सुन सुन के याद हो जाता है। वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, सब चीज बेहतर हो जाएगा। आज हम यहाँ पे खड़े होकर आपको इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो ये एगो अनुभव है, एगो प्रैक्टिस है मेरा, पढ़ाते पढ़ाते हमको सब चीज पता चल गया, है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी होता है।
चलिए तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और खाइए पिए और सो जाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। तो आप लोग इजाजत दीजिए। सर जी को भोजपुरी गाना गा दी, कौन गाना गाई हो? भोजपुरी गाना गाने आता तो बाबू अब तक गा चुके होते, ठीक है। लेकिन आप लोग अब ज्यादा टाइम तो हमारे चैनल पे रहेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर आ गया, जनवरी, उसके बाद से तो आप लोग चले जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा को मतलब रहेगा कि आप लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।